हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना एमसीक्यूज प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेक्चर। और ये एमसीक्यूज सीएमए फाइनल वाले बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कहां से करवा रहा हूं? जो सीएमए इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन बैंक रिलीज करा हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, वहां से मैं करवा रहा हूं। और इससे पहले हम ऑलरेडी, ये फोर्थ पार्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस का, जिसके अंदर मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं आप लोगों को। इससे पहले हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखना, फिर पार्ट 4 करना। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उनको देख लेना। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उनको देख लेना। अब हम पार्ट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, क्वेश्चन 131 से कवर कर रहे हैं। Clause 49A, which was the first major compliance of corporate governance by listed companies, was on the basis of recommendation of। पहले यही रुक जाओ। हमारे इंडिया में एक कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी यूज करा था, इस वर्ड का जिक्र करा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना। टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी भी कंपनी को अच्छे तरीके से एथिकल वे में चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आज की डेट में इंडिया में सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस है 2015। आज के डेट में इंडिया की कौन सी रेगुलेशन है? इंडिया के अंदर कौन सी रेगुलेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर? सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। इसको हम शॉर्ट में एलओडीआर रेगुलेशन 2015 बोलते हैं। तो ये रेगुलेशंस हमारे को ये सिखाती हैं कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे चलेगी, इंडिया में कंपनीज किस तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। ये जब नहीं आई थी, जब ये रेगुलेशंस इंडिया में नहीं आई थी, उससे पहले इंडिया में क्लॉज 49A लगता था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। तो ये उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो कह रहा है क्लॉज 49A जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करता था, वो किसके कहने पे लाया गया था इंडिया में? वो कुमार मंगलम बिरला कमेटी के कहने पे आया था। इसमें कई सारी कमेटीज के इन्होंने नाम दिए ना, वो कुमार मंगलम बिरला कमेटी के कहने पे आया था इंडिया के अंदर। तो ये जो कंसेप्ट है कुमार मंगलम बिरला कमेटी के कहने पे आया था, ये पहले आया था। अब तो आज की डेट में इस क्लॉज 49A की कोई रेलेवेंस नहीं है। अब आज के डेट में क्लॉज 49A अबॉलिश हो चुका है, अब इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इसकी जगह पर इंडिया में क्या आ चुका है? मैंने तुम्हारे को बता दिया, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 आ चुकी है। इन्होंने पुराने वाले कंसेप्ट में क्वेश्चन बना दिया है कि इंडिया में जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया था, तो वो किसके कहने पे आया था? तो वो कुमार मंगलम बिरला कमेटी के कहने पे आया था, और वो क्लॉज 49A के थ्रू आया था। ये बात खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज क्लोज टू एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिकल वे में चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसका आंसर तो पहला वाला ये पार्ट है। नेक्स्ट, a foreign entity cannot be implementing agency of CSR project in India, cannot be an advisor, trainer, consultant। पहला वाला पॉइंट। हमारे इंडिया में क्या होता है, जब भी हम सीएसआर कंट्रीब्यूट करते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए चाहे तो हम सीएसआर खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे तो किसी एजेंसी को अपॉइंट करवा सकते हैं कि वो हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करने में हेल्प कर दे। तो जिस एजेंसी को हम सीएसआर कंट्रीब्यूट करने के लिए अपॉइंट करेंगे, वो कभी भी फॉरेन एंटिटी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा ये, कॉर्पोरेट फॉरेन एंटिटी कभी भी, वो हमेशा इंडियन एंटिटी होगी, फॉरेन एंटिटी नहीं हो सकती। तो फॉरेन एंटिटी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सीएसआर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, some of the reasons for which companies cannot practice good corporate governance may be narrow mindset of the promoters, financial problem in the company, unhealthy competition in the market। competition नहीं होगा, competition होगा, competition, unhealthy competition in the market, all of the above। और इसका आंसर होगा any of the above, यही वाला आंसर होगा। इसका आंसर होगा 4। मतलब वो क्या कह रहा है कि कुछ रीजंस की वजह से कंपनीज अच्छा नहीं कर पाती। देखो, किसी भी इंसान को कुछ अच्छा करना है, देखो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना, लोगों का वेलफेयर करना। अबे भाई, लोगों का वेलफेयर तब करोगे ना जब पहले खुद पे पैसा होगा। हाँ, अगर हमारे पास खुद पे ही पैसा नहीं है, हम अपने आप का ही भला नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों का भला कहां से करेंगे? तो इसका मतलब कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां नहीं हो पाती। कह रहा है जिन कंपनियों के, अगर प्रमोटर्स के पास पैसा है लेकिन दिल नहीं है, कुछ होते ना, खुद देखो 2 तरीके के लोग होते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या, दुनिया में होते हैं। एक वो जिन पे पैसा है लेकिन खर्चने का दिल नहीं है, एक वो है जिन पे पैसा ही नहीं है, बेचारों पे, गरीब लोगों पे। तो यहां पे पहला हो गया नैरो माइंडसेट ऑफ प्रमोटर, मींस जहां पे प्रमोटर्स के पास पैसा तो है लेकिन दिल नहीं है, तो वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये वो वाली कैटेगरी हो गई जहां पे पैसा है, सॉरी पैसा नहीं है लेकिन दिल है, लेकिन पैसा ही नहीं है, अपना भला ही नहीं कर पा रहे, दुनिया का क्या करेंगे। और तीसरा, अगर मार्केट में अनहेल्दी कंपटीशन है, तो कंपटीशन से बचने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो यहां पे इन सारे केसेस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो ही नहीं पाती बेटर। तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट, a company sponsors the expenditure of a primary school of physical disabled student having 200 students, 3 employees children being physically disabled have also been admitted in that school। अब इसका क्या मतलब है, सुनना। हमारे इंडिया में जब भी कोई कंपनी सीएसआर कंट्रीब्यूट करती है ना, हमारे इंडिया में जब भी कोई कंपनी सीएसआर कंट्रीब्यूट करती है, तो लॉ कहता है कि वो सीएसआर हमेशा जनरल पब्लिक के भले के लिए वो पैसा यूज करे, अपने एम्प्लॉइज के भले के लिए पैसा यूज ना करे।
तो वो सीएसआर का पैसा किसके यूज होना चाहिए? जनरल पब्लिक के भले के लिए। कंपनी अब ऐसा ना हो कि अपने ही एम्प्लॉइज को सीएसआर का पैसा बांटे जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो एक सिचुएशन दे रहा है आपको कि भाई एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 200 डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं। आपकी कंपनी उन 200 गरीब बच्चों की हेल्प करने गई, डिसेबल बच्चों की, उसमें बाय चांस आपके जो कंपनी के एम्प्लॉय थे 3 बच्चे उनके भी पढ़ रहे थे, तो क्या ये सीएसआर वैलिड माना जाएगा? तो आंसर वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहां पे हम खाली उन 3 बच्चों की हेल्प थोड़ी कर रहे हैं, उसमें 197 दूसरे बच्चे भी तो, जनरल पब्लिक भी तो। ये तो गलती से उधर आ गए, मतलब नॉर्मली बाय चांस उधर पढ़ रहे हैं तो हम इनकी भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस अपने एम्प्लॉइज के बच्चों को या एम्प्लॉइज को भला पहुंचाना नहीं था, हमारा मेन फोकस तो जनरल पब्लिक को भला पहुंचाना था। बाय चांस वो 3-4 बच्चे अगर उसमें आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यस, ये सीएसआर कंट्रीब्यूट करेगा। द स्कूल विल क्वालिफाई एज सीएसआर प्रोजेक्ट एज द एडमिशन ऑफ द एम्प्लॉय चिल्ड्रन इज इंसिडेंटल। इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट, which will not qualify as CSR expenditure, पहला डायरेक्ट डोनेशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल फंड, यही इसका आंसर है। सीएसआर का जो पैसा है वो आप सिर्फ कहां लगा सकते हो? हमारे कंपनी लॉ में शेड्यूल 7 दिया हुआ है। शेड्यूल 7 में ना लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी हुई है कि आप कहां कहां सीएसआर का पैसा लगा सकते हो। उसमें गरीब बच्चों की हेल्प करना, कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवाना, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ऐसे बहुत सारे मेजर्स दिए हुए हैं। तो उसके अंदर अब ये वो सारे कहां दिए हुए? शेड्यूल 7 में। तो कह रहा है कौन सी चीज सीएसआर नहीं मानी जाएगी? देखो, अगर आप शेड्यूल 7 में लगाओगे कंट्रीब्यूशन टू फंड सीएसआर है, अगर किसी एक्टिविटी में शेड्यूल 7 में वो भी लगेगा, किसी एजेंसी के थ्रू लगवाओगे वो भी लगेगा। क्या सीएसआर नहीं माना जाएगा? अगर आप किसी अनरिकॉग्नाइज्ड संस्था को पैसा दोगे वो सीएसआर नहीं माना जाएगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर एक्टिविटी बाय द कंपनी आर, अगर कंपनी सीएसआर खुद कंट्रीब्यूट करती है, देखो मैंने बताया ना, सीएसआर कंट्रीब्यूट करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप खुद कंट्रीब्यूट करो या किसी एजेंसी को अपॉइंट करो, हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एजेंसी, उसको अपॉइंट करवा लो कि भाई वो हमारी हेल्प करेगी सीएसआर कंट्रीब्यूट करने में। दोनों चीज के अपने अपने फायदे हैं। अगर आप किसी एजेंसी को अपॉइंट करोगे तो वो आपसे फीस लेगी कंट्रीब्यूट करवाने में, हेल्प करवाने में, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है, कहां नहीं करना। दूसरा होता है कि आप खुद ही, आपके पास पैसा पड़ा, आप अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करो, तो वो भी कर सकते हो। तो कह रहा अगर आप सीएसआर खुद कंट्रीब्यूट करते हो तो उसके क्या फायदे हैं? एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, बेटर सुपरविजन होता है, क्योंकि सारी चीज आप ही कंट्रोल में, फ्लेक्सिबल होता है, कोई आपको रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी इंप्लीमेंटेशन, अगर आप सीएसआर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कंट्रीब्यूट करोगे तो क्या फायदे हैं? एक्सपर्टाइज मिलेगी, क्योंकि थर्ड बंदा एक्सपर्ट होगा जो आपको, क्योंकि आप किसी की हेल्प लोगे तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लोगे जो इस चीज में पहले से इन्वॉल्व है, तो एक्सपर्टाइज मिलेगी। बेटर सुपरविजन होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, सुपरविजन वो देखेंगे। अनबायस होगा, अनबायस मींस वो पार्शियल नहीं होंगे, वो ऐसा नहीं किसी का फेवर ले रहे किसी का नहीं, वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्योंकि कंपनी के अंदर तो क्या होता है कि अगर आप खुद कंट्रीब्यूट करोगे तो कुछ डायरेक्टर कुछ और चाह रहे होंगे, कुछ डायरेक्टर्स कुछ और चाह रहे होंगे, कुछ डायरेक्टर कह रहे होंगे यहां कंट्रीब्यूट करो, कुछ डायरेक्टर्स कह रहे होंगे वहां कंट्रीब्यूट करो, तो पार्शियलिटी आ जाती है। लेकिन यहां तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अपने तरीके से काम करती है, तो ये अनबायस्ड मैनर में काम करती है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स आर डन बाय, इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनी हुई है। इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग के कौन सी कंपनी कितने अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करे उसको रेटिंग मिलती है, और वो रेटिंग इंडिया में कौन देती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती है। ये बड़ी सारी इंडिया में, अगर आप चेक करोगे गूगल पे, क्राइसिल है एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो क्रेडिट, इकरा है एटसेट्रा, ये बहुत बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग देती है। नेक्स्ट आता है ऑडिट कमेटी। अच्छा देखिए सुनो, ऑडिट कमेटी क्या है? ऑडिट कमेटी कभी ऑडिट नहीं करती। ऑडिट कमेटी ये बताती है कि ऑडिटर किसको रखना है किसको नहीं रखना। अल्टीमेटली ऑडिटर को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। ऑडिट कमेटी ना तो ऑडिट करती है ना ऑडिटर को अपॉइंट करती है, ये चीज हमारे दिमाग में फिक्स कर लो। ऑडिट कमेटी ना तो खुद ऑडिट करती है ना वो ऑडिटर को अपॉइंट करती है। ऑडिट कमेटी सिर्फ ये बताती है कि ऑडिटर किसको अपॉइंट करना चाहिए, सिर्फ रेकमेंडेशन देती है। फाइनली अपॉइंट करना ना करना किसके हाथ में है? शेयर होल्डर्स के हाथ में है। तो ऑडिट कमेटी कैन इंटरेक्ट विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ओनली, इंटरेक्ट विद इंटरनल ऑडिटर्स ओनली, इंटरेक्ट विद बोथ स्टैट्यूटरी इंटरनल, दोनों से इंटरेक्ट कर सकती है। ऑडिट कमेटी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर से भी डील कर सकती है, इंटरनल ऑडिटर से भी डील कर सकती है। नेक्स्ट, recommendation of the audit committee may not be accepted by board of directors, has to be accepted by board. In case not accepted, board has to record reasons. ये इसका आंसर होगा। जब भी क्या होता है, ऑडिट कमेटी कोई ऑडिटर अपॉइंट करवाना चाहती है तो वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगी कि भाई हम इस बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि भाई ये वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब कैसे स्टेप चलता है? ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है कि अगर कंपनी को कोई ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ऑडिट कमेटी अपना रेकमेंडेशन देती है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि भाई हम इस बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे अपना रेकमेंडेशन किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। और फिर फाइनली अपॉइंट करना ना करना किसके हाथ में है? शेयर होल्डर्स के हाथ में है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी की रेकमेंडेशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो उनको रीजन बताना पड़ेगा कि वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ अ फैमिली बिजनेस ओवर नॉन फैमिली बिजनेस?
फैमिली बिजनेस देखो, दो तरीके के बिजनेस होते हैं इंडिया में। एक होता है फैमिली बिजनेस, जैसे घर के बंदे ही चला रहे हैं उसको, बाहर के बंदे इन्वॉल्व, जैसे मैं हूं अगर मेरे बिजनेस के अंदर मैं हूं, मेरा ब्रदर है, मेरे फादर इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, फैमिली बिजनेस। कोई बिजनेस ऐसा होता है जहां पे सारे प्रोफेशनल्स हैं, फैमिली के बंदे नहीं है, बाहर के बंदे भी बहुत सारे हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन फैमिली बिजनेस। तो हर चीज के अपने फायदे हैं। फैमिली बिजनेस में डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं, घर के पर्सनल कलेश भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नॉन फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन फैमिली बिजनेस में आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ पता होता है, आपको इंडस्ट्री की डीप इनसाइट होती है, लेकिन नॉन उसमें उसमें ऐसा नहीं होता नॉन फैमिली बिजनेस में, क्योंकि वहां तो हर बंदा नया है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो इसके अंदर फैमिली बिजनेस का एडवांटेज क्या, नॉन फैमिली बिजनेस में स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं, रेजिंग फंड्स जिसका कोई लेना देना नहीं है, ओनरशिप मैनेजमेंट, डीप इंडस्ट्री इनसाइट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम डेज फॉर कीपिंग एन इश्यू ओपन इज 10 डेज होते हैं। क्या होता है, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आती है तो उसके लिए जो बंदे शेयर्स अप्लाई करते हैं वो मिनिमम 3 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होती है, मैक्सिमम 10 दिन के लिए ओपन होती है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10। तो इधर मैक्सिमम पूछ रहा था, 10 डेज हो गई। एट द टाइम ऑफ आईपीओ द इश्यूअर हैज टू हैव अ डेजिग्नेटेड कंप्लाइंस ऑफिसर। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, पब्लिक इश्यू लेकर आती है, उनको एक कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है जो उस पूरे प्रोसेस को संभालेगा, और वो कंप्लाइंस ऑफिसर सीएस होता है। तो सीएस को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, तो वो पहला ये इसका आंसर होगा, डेजिग्नेटेड कंप्लाइंस ऑफिसर। नेक्स्ट, Which of the following do not require prospectus? Right issue, bonus issue, IPO, FPO। बोनस इशू, बोनस इशू के केस में कोई प्रोस्पेक्टस नहीं लाना होता। बोनस इशू के केस में डायरेक्टली शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। मान लो अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं ऑलरेडी, और वो कंपनी बोनस इशू लेकर आ रही है, तो बोनस इशू में तो शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो उसके लिए कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस नहीं लेकर आती, सीधा शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर देते हैं। बोनस इशू के केस में कोई प्रोस्पेक्टस नहीं आता। नेक्स्ट, मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी ₹1। शेयर की जो फेस वैल्यू होती है मिनिमम ₹1 होनी चाहिए, मैक्सिमम ₹10। आप इसके बीच में कुछ भी रख सकते हो, मैक्सिमम 10 नहीं, सॉरी, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी हो सकती है, मिनिमम ₹1 होनी चाहिए। मैक्सिमम तो 100, 200, 1000 जितनी मर्जी रखो, शेयर की मिनिमम फेस वैल्यू ₹1 होनी चाहिए। टेक ओवर मींस बाइंग फ्यू शेयर्स, एक्वायरिंग 10%, एक्वायरिंग शेयर्स व्हिच विल गिव राइट टू कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, ये इसका आंसर होगा। टेक ओवर का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेक ओवर। तो और कंट्रोल कब आएगा, जब आपके पास उस कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स होंगे। तो कंट्रोल पाने के लिए आपको उसके मैक्सिमम शेयर खरीदने पड़ेंगे, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा शेयर खरीदने पड़ेंगे, उसी को हम टेक ओवर बोलते हैं। तो जब तो टेक ओवर कब कहलाएगा, जब आप किसी कंपनी का कंट्रोल अपने पास ले लोगे, तो वो इस वाली कैटेगरी में हो पाएगा। नेक्स्ट, The purpose of SEBI Act is to provide the establishment of a board called the SEBI। SEBI Act के थ्रू एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या है, SEBI। SEBI का काम क्या होता है, The preamble का मतलब होता है समरी। preamble का मतलब क्या होता है, समरी of the act provide for the establishment of a board to protect the interest of consumers। SEBI क्यों बनाया गया था, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के भले के लिए, स्टॉक मार्केट को डेवलप कराने के लिए, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। सेबी का काम क्या होता है, ये देखना कि भाई इन्वेस्टर्स का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, स्टॉक मार्केट ढंग से काम कर रहे नहीं कर रही, स्टॉक मार्केट किस तरीके से ग्रो हो सकती है, उसके मेजर्स लेना, ये सारे काम सेबी के होते हैं, तो इसके काम होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सेबी हैज 3 फंक्शंस इनटू द बॉडी। मैं तुम्हें बताता हूं सेबी के 3 फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक तो लॉ बनाना, सेबी खुद लॉ बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। एक होता है डिसीजन देना, जजमेंट पास करना। अगर कल को कोई क्लेश हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो सेबी उसके ऊपर जैसे कोर्ट एक्शन लेता है, ऐसे सेबी एक्शन लेता है, तो ये हो गया क्वासी जुडिशियल। और नेक्स्ट होता है क्वासी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मींस सेबी ये भी चेक करता है टाइम टू टाइम कि जो लॉ सेबी ने बनाए हैं उसको कंपनीज ढंग से फॉलो कर रही है नहीं कर रही, तो उसको चेक करना कि वो ढंग से फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, हम बोलते हैं क्वासी एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों काम सेबी के होते हैं। कौन सा फंक्शन सेबी का नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा फंक्शन सेबी का नहीं है, तो ये क्वासी ऑफिशियल वाला फंक्शन सेबी का नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4। तो ये 3 काट दो, सर्कल बना दिए, तो इसका कौन सा नहीं होता, इसने पूछा नॉट, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि ये 3 तो होते हैं, सेबी 3 काम तो करता है, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव। तीनों में फर्क क्या है, लेजिस्लेटिव मींस लॉ बनाना, सेबी लॉ भी बनाता है, खुद की रेगुलेशन इशू करता है। जुडिशियल मींस जजमेंट पास करना, सेबी के अंदर केस भी लड़े जाते हैं। तीसरा होता है क्वासी एग्जीक्यूटिव मींस ये चेक करना कि ढंग से लॉ फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, वो भी सेबी करता है। नेक्स्ट, for the appointment, reappointment, remuneration and removal of the director of a banking company prior approval of RBI is required। जब भी आप बैंकिंग कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, रिमूव करोगे, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। The Competition Act has replaced by MRTP Act, Monopoly and Restricted Practice। इंडिया में जो अभी आज के डेट में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 चल रहा है, इससे पहले इंडिया में एक एक्ट हुआ करता था MRTP Act, वो उसके रिप्लेस पे आया था। नेक्स्ट, द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर इंडिविजुअल कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जब 2 कंपनियों का मर्जर होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। उसकी एक लिमिट सेट हुई है कॉम्पिटिशन एक्ट में, वो है 4000 करोड़। वैसे भी लिमिट बदल चुकी है, लेकिन नई लिमिट अभी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं हुई है, लेकिन पुरानी लिमिट 4000 करोड़ थी, तो इसका आंसर होगा 4000 करोड़। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीआई। सीसीआई क्या है, कॉम्पिटिशन एक्ट में एक बॉडी है,
उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे सेबी एक्ट में एक बॉडी है उसका नाम है सेबी, ऐसे कंपटीशन एक्ट में वो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बॉडी इंडिया में ये चेक करती है कि इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं क्या वो ढंग से कंपटीशन कर रही है नहीं कर रही, फेयरली कर रही है नहीं कर रही, एक दूसरे से जबरदस्ती की लड़ाइयां तो नहीं कर रही, अनफेयर कंपटीशन तो नहीं कर रही, ये सब चीजें चेक करती है कौन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? नेक्स्ट, टू प्रमोट स्टार्टअप कंपनी, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, ये इनका काम है, ये स्टार्टअप को प्रमोट करने का काम है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंपटीशन ऑब्जेक्ट कमीशन ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंडिया के अंदर, इनका ये काम नहीं है। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो मेन, जिसका मेन काम होता है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इनका काम तो क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना, कंपटीशन को प्रमोट करना, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, तो ये इनका काम है। क्या इनका काम नहीं है? कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका काम नहीं है। वो काम प्रोटेक्ट कर होता है लेकिन वो इस एक्ट के थ्रू नहीं होता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू होता है। तो इसने पूछा कौन सा कंपटीशन कमीशन एक्ट, कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है, तो वो ये है। नेक्स्ट, सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर बिलो द कॉस्ट, अगर कोई कंपनी जितनी उसकी कॉस्ट है, अगर वो कंपटीशन कट, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो कंपटीशन के चक्कर में जितना उनको आ रहा है वो उससे भी सस्ते में बेच देते हैं। अगर वो उससे भी सस्ते में बेच रहे हैं उसे बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, तो इसका आंसर होगा प्रीडेटरी प्राइसिंग, बिलो द कॉस्ट बेच रहे हैं। The asset base up to US dollar dash in case of group having presence out of India shall not be required to take CC approval in case of merger, इसका आंसर है $4 बिलियन। अगर आपका जो एसेट बेस है कॉम्बिनेशन के केस के अंदर अगर वो $4 बिलियन तक का, तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। ये लिमिट भी अब चेंज हो चुकी है लेकिन तुम्हारे कोर्स में भी पुरानी डली हो, तुम इसको पुरानी को ही पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिशन, अच्छा अनफेयर कॉम्पिटिशन क्या होता है कि गलत तरीके से कंपीट करना, इसमें से कौन सा नहीं है? टाइम परचेज है पहला, क्या है कोल्यूसिव प्राइस फिक्सिंग, जहां पे मिली भगत कर ली, प्राइस को फिक्स कर लिया, ये तो अनफेयर कंपटीशन है। क्रिएशन बैरियर्स टू एंट्री, जैसे पेप्सी और कोक है, वो बड़े प्लेयर है वो छोटे प्लेयर्स को आने नहीं देते, एक किस्म से ये भी गलत है। जैसे जियो ने करा था, जियो ने क्या करा, मार्केट साफ कर दी एक किस्म से फ्री में लॉन्च कर करके इंडियन एजेंसीज से मिलकर, वो गलत है। अगर तुम्हें पता है जियो ने जिस हिसाब से गेम खेली थी, रिलायंस जियो ने, वो तो उनकी मोनोपोली और बीजेपी की सरकार चल रही थी और उससे उनका सपोर्ट था तो उन्होंने सब गेम खेल ली, अदरवाइज वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के राइट के अगेंस्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन ले सकता था लेकिन उसने लिया नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मार्केट में हरकत करी थी। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा टाइप नहीं है फेयर अनफेयर कंपटीशन का, टाइम परचेज ए, ये कोई टाइप नहीं है, बाकी तीनों तो अनफेयर कंपटीशन में आते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, इस पर बार बार फोकस करना, वो नॉट पे फोकस रहा है, कहीं पे नॉट है कहीं पे है, कई बार पूछता है इस चीज का क्या ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछता है इस चीज का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो गलती मत कर देना। देखो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन को बढ़ाना, बढ़ावा देना, रोक लगाना नहीं। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन, एक तो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपटीशंस को बढ़ावा देना, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मार्केट में कुछ गलत हो रहा है उसको रोकना। टू प्रिवेंट कंपटीशन इन मार्केट, नहीं, ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव तो कंपटीशन को प्रमोट करना है, रोकना नहीं है। वो तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो लेकिन फेयर तरीके से हो। तो इसने पूछा कौन सा ऑब्जेक्टिव कंपटीशन एक्ट का नहीं है, तो वो ये है टू प्रिवेंट कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि उनका काम प्रमोट करना है, प्रिवेंट करना नहीं है। कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन को प्रमोट करना, रोकना नहीं। और इसने पूछा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो ये है टू प्रिवेंट। नेक्स्ट, अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 means unfair competition under the competition act means adoption of practices by collusive price fixing, allocation of markets, discriminative pricing, all of the above। इसका आंसर all of the above, कि अगर आप कंपटीशन एक्ट के अंदर हो तो आप ना तो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग करोगे, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का मतलब मेरा ये बंदा जानकार है इससे ज्यादा लूंगा और इससे कम लूंगा, वो मेरा बंदा जानकार नहीं है उससे कम लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब उससे ज्यादा लूंगा, ये मेरा जानकार है इससे कम लूंगा, वो मेरा जानकार नहीं उससे ज्यादा लूंगा। प्राइसिंग सबके लिए नॉर्मल रहनी चाहिए, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। दूसरा होता है एलोकेशन ऑफ मार्केट्स, कि मैंने मार्केट बांट ली, इस एरिया में इस तरीके से काम करूंगा, इस तरीके में इस तरीके से काम करूंगा, यहाँ के लोगों से ज्यादा पैसा लूंगा, यहाँ के लोगों से कम पैसा लूंगा। ये सारे किसके अंदर आते हैं, अनफेयर कॉम्पिटिशन में आते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑल ऑफ द अबव, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। An association of producer, seller, distributor, trade or services provider who by agreement among themselves limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price of the goods or services is known as cartel, बोलते हैं उसको कार्टेल। ये क्या होता है, कार्टेल क्या होता है, जहां पे कुछ बायर सेलर आपस में मिल जाते हैं और वो प्रोडक्शन रोक देते हैं। प्रोडक्शन रोक देते हैं मतलब मार्केट में फेक डिमांड क्रिएट करवाने के चक्कर में
कि भाई सप्लाई रोक दी, किसी चीज की मार्केट में प्रोडक्शन रोक दिया। अच्छा, किसी चीज की, जैसे कई बार क्या होता है, तुमने बेसिक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पढ़ा है कि क्या होता है, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होगा, सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा होगा। जैसे तुमने देखा होगा कई बार प्याज की शॉर्टेज हो जाती है, तो ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, कार्टेल ही तो करते हैं, बड़े बड़े प्याज वाले सेलर आपस में क्या करते हैं, प्याज की सप्लाई रोक देते हैं, उससे क्या होता है, प्याज का प्राइस बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं कार्टेल। तो किसी चीज को अगर यहां पे कुछ फ्यू बिग पीपल मिलकर अगर आपस में ग्रुप बनाते हैं और वो किसी चीज को, सप्लाई को रोकते हैं, प्रोडक्शन को रोकते हैं, ताकि मार्केट के अंदर क्या हो जाए, शॉर्टेज क्रिएट हो जाए और उससे फिर वो लोग प्राइस बढ़ा दें, इसे हम बोलते हैं कार्टेल। नेक्स्ट, which of the following is not the benefit of CSR program? Attracting and retaining employees, communities as suppliers, enhancing corporate reputation, mutual trust. Communities as suppliers, इसमें पूछ रहा है कि CSR प्रोग्राम का क्या बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअल ट्रस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है वहां पे। CSR करने से क्या फायदा होता है, हमारी मार्केट में एम्प्लॉइज रिटेन होते हैं, सप्लायर्स रिटेन होते हैं, हमारी रेपुटेशन बढ़ती है, ये तीनों फायदे हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट से कोई वर्ड ही नहीं है म्यूचुअल ट्रस्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, any person aggrieved by the competition appellate tribunal may file an appeal to the honorable supreme court within 60 days। 60 डेज में अपील जाती है। सुन लो मेरी बात, देखो सबसे पहले होता है CCI, सबसे पहले केस यहां जाता है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाती है कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल में, इसको हम शॉर्ट में कैट बोलते हैं, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप यहां भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज के अंदर। तो इसका आंसर होगा 60 डेज। Next, the chairperson and every other member or shall hold office for a period of the term of 5 years। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी बंदे बैठते हैं, चेयरपर्सन और मेंबर, वो 5 साल के लिए बैठते हैं, 5 साल के लिए। नेक्स्ट, द कमीशन ऑल्सो हैज द पावर टू इम्पोज फाइन, कितने तक का फाइन, विच में एक्सटेंड अप टू द टोटल टर्नओवर ऑफ द एसेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ 1% होता है। मतलब अगर कल को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि आप गलत काम कर रहे हो, तो आपका जितना टर्नओवर है उसके 1% तक का वो आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। नेक्स्ट, द कमीशन में notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced by order in writing, direct the division of an enterprise enjoying dominant position to ensure that such enterprise does not abuse in dominant position। देखो अभी मैंने तुम्हारे को क्या बताया, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी अपनी मोनोपोली का फायदा उठा रही है। कंपटीशन एक्ट आपको मोनोपोली करने से नहीं रोक रहा, आप मोनोपोली करो लेकिन मोनोपोली का फायदा मत उठाओ। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, इंडियन रेलवेज है, अब उनकी मोनोपोली है, रेलवे का कोई कंपटीशन नहीं है, तो मोनोपोली करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो मोनोपोली का फायदा ना उठाए। अब क्या इंडियन रेलवे फायदा उठाती है? इंडियन रेलवे कुछ नहीं उठाती, बहुत रीजनेबल पैसे लेती है ट्रेन के, बहुत रीजनेबल चार्ज है, इसका मतलब अपनी मोनोपोली का फायदा नहीं उठा रहे। अगर यही तुम रेलवे पूरी की पूरी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दो, आज देखो तुम प्राइसिंग क्या होंगे ट्रेन के, क्यों? क्योंकि मोनोपोली है। तो वो कहता है हमारे इंडिया में मोनोपोली करना मना नहीं है, मोनोपोली का फायदा उठाना मना है। तो मोनोपोली मींस डोमिनेंस, तो डोमिनेंस मना नहीं है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस मना है, उसका फायदा उठाना मना है। तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? अगर आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंस करते हुए पकड़े गए तो वो क्या करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी सारी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करवा देगा, आपकी कंपनी किसी और कंपनी में मर्जर करवा देगा, आपके सारे एसेट लायबिलिटी कहीं और दे देगा, और आपके सारे शेयर्स वगैरह को कैंसिल भी करवा सकता है, किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी करवा सकता है। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। If the commission does not on the expiry of dash days from the date of the notice pass an order or issue direction in accordance with this, the combination shall be deemed to have been approved by commission। इसका आंसर होगा 210 days। अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने बताई भी थी बच्चों को बात, इसका 210 days था, ये इसका आंसर 210 days आएगा। अब ये क्या चीज है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कॉम्बिनेशन, अभी मैंने बताया दो कंपनियों का मर्जर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, तो इसका अप्रूवल लेना होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से। अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 210 दिन तक जवाब नहीं देती तो 210 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक अप्रूव मान लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 210 डेज। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई मींस, पहले तो ये रुक जाओ, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं एफडीआई। जब भी कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई दो तरीके की होती है, एक होती है एफडीआई इंडिया में दो रूट से आती है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। एफडीआई इंडिया में दो तरीके से आती है, एफडीआई इंडिया के अंदर दो तरीके से आती है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि जब कोई बाहर का इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा
तो उसको नो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, नो परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इज रिक्वायर्ड। और अप्रूवल रूट का मतलब होता है कि जब वो बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब जब भी कोई बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में एफडीआई करेगा तो उसको दो रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो इंडिया में, या तो ऑटोमेटिक रूट से, अप्रूवल रूट से। अब ये ऑटोमेटिक रूट में कब आएगा या अप्रूवल रूट में कब आएगा, वो सरकार डिसाइड करती है, वो आप डिसाइड नहीं करते, वो सरकार डिसाइड करती है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना तो आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना तो आपको अप्रूवल रूट में आना पड़ेगा। तो दो तरीके के रूट होते हैं। अगर आप अप्रूवल रूट के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पहले नाम से क्लियर है, अप्रूवल रूट मींस आपको इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब यहां पे वो क्या कह रहा है, एफडीआई इन एफडीआई ऑटोमेटिक रूट अंडर एफडीआई मींस जहां पे हमारे को पता है प्रायर परमिशन ऑफ ना तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड है, प्रायर परमिशन ऑफ नीदर आरबीआई नॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट में तो कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट एफआईआई आर टू बी रजिस्टर्ड। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और अब यह चीज हट चुकी है इंडिया में। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो बाहर के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, या बाहर के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। अब इनका नाम चेंज हो चुका, अभी आज के डेट में हो चुके हैं एफपीआई। अब ये एफआईआई नहीं है, अभी एफपीआई हो चुके हैं, इनका नाम होकर चेंज होकर अब हो चुका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब इनका नाम चेंज हो चुका है, अभी वैसे एफआईआई होता ही नहीं है, अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स शॉर्ट में बोलते हैं एफपीआई। पहले जो एफआईआई होते थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एफपीआई। लेकिन तुम्हारे स्टडी मैट में यहां पे पुराना लिखा हो तो पुराना ही सही। इंडिया में जब भी कोई एफआईआई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसका आंसर होगा सेबी। इसका आंसर इन्होंने क्या दे रखा है, 167 का आंसर, क्योंकि इनका पता नहीं लगता ना, सेबी। ठीक है, सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डीपीआईआईटी। ये डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये क्या चीज है, ये हमारे इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इंडिया में जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, इंडिया में जो भी बंदा अपनी स्टार्टअप कंपनी खोलता है उस स्टार्टअप को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है सरकार के पास, और वो रजिस्ट्रेशन इनके पास होता है। उसको स्टार्टअप बनने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस ये डिपार्टमेंट इशू करता है। तो इंडिया में जो भी बंदा अपनी स्टार्टअप कंपनी बना रहा है उसको स्टार्टअप बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से, और वो लाइसेंस कौन से डिपार्टमेंट देता है, ये डिपार्टमेंट देता है। उसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो लिखा है ना मिनिस्ट्री, ये डीपीआईआईटी कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इसके अंदर आता है वो। नेक्स्ट, सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम अ रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहले ये रुक जाओ, फेमा में ना दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर आपकी ट्रांजैक्शन से आपकी बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन करने से आपके पीएनएल अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैंने लैंड खरीदी तो मेरे एसेट्स बढ़ गए तो मेरी बैलेंस शीट पे फर्क पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने बिल्डिंग खरीदी, मेरे एसेट्स बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने शेयर्स खरीदे, मेरे एसेट्स बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने एसेट्स बेचे, मैंने शेयर्स बेच दिए तो मेरे एसेट्स कम हो गए, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एसेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, अगर बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैं इंडिया से बाहर घूमने गया तो मेरा एक एक्सपेंस है नॉर्मली, इससे कोई मेरे एसेट तो बढ़ नहीं रहे, तो मेरा घूमना फिरना इज कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो अगर आपके पीएनएल पे फर्क पड़ रहा है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर बैलेंस शीट पे फर्क पड़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, अगर इंडियन बंदा अपने शेयर्स किसी बाहर के बंदे को बेच रहा है तो किस पे फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा उसकी, या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी कैपिटल। कैपिटल शेयर्स उसके कम हो जाएंगे, लायबिलिटी जो एसेट साइड है उसकी कम हो जाएगी। अगर मैं शेयर्स खरीदूंगा तो मेरे लिए वो एसेट है, कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है। तो मेरे साइड पे तो मैं एसेट साइड पे शो करूंगा, और मैं अपने शेयर बेचूंगा तो मेरे एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट,
एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ये जो एफडीआई का पैसा इंडिया में कहां नहीं लग सकता? लॉटरी में नहीं लग सकता, गैम्बलिंग में नहीं लग सकता, चिटफंड में लग सकता, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से किसी भी जगह पे एफडीआई का पैसा नहीं लग सकता। प्रोहिबिटेड सेक्टर की वहां पे लिस्ट दी हुई है फेमा के अंदर। हमने अपने बच्चों को रेगुलर लेक्चर में क्लास में करवाई भी थी कि कहां कहां एफडीआई का पैसा नहीं लग सकता, तो वो ऑल ऑफ द अबव कहीं भी नहीं लग सकता। बस आज के लेक्चर में यही समाप्त करते हैं, आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। अगर टाइम लगा तो जरूर बनाऊंगा। 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए। आगे के एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं है, स्टिल मैं ट्राई करूंगा एक आध पार्ट और बना दूं। अगर नहीं बनाया तो आप आगे के सेल्फ कर लेना। 4 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए, ट्राई करूंगा एक आध और बना दूं, अदरवाइज यहीं पे इसको खत्म करते हैं सीरीज को। ठीक है जी, चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। और पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो अगर नहीं देखे तो अभी तक देख लेना। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।